अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे एनआईटी पर। एनआईटी पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट का अहम तरीन इदारा है। एनआईटी जो है वो 1962 में इस्टेब्लिश हुआ और जब से अब तक हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट को टाइम एंड अगेन सपोर्ट की ज़रूरत हो। गो कि ये एक म्यूचुअल फ़ंड है, हुकूमती कायम करदा एक इदारा है और इसका मकसद जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और हमने देखा भी है कि माजी में जब भी कैपिटल मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत हुई, कैपिटल मार्केट को स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत हुई, इस इदारे ने अपना ड्यू रोल प्ले किया है। दिस इंस्टीट्यूशन इज़ फुल ऑफ शाइनिंग स्टार्स एंड सम अनसंग हीरोज़। आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे अदनान आफरीदी साहब से, जो कि मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो अदनान आफरीदी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, जब आपने एनआईटी ज्वाइन किया तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइम था, यानी पीटीआई की हुकूमत नई नई आई थी और उस वक्त हर जगह एक ही सवाल था कि गोया कि ये हुकूमत आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहरहाल उसमें स्टेबिलिटी आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। और फिर हमने देखा कि इमीडिएटली आफ्टर योर जॉइनिंग पाकिस्तान ने एक और फियास्को को भी देखा, जिसको दुनिया हॉट मनी के नाम से जानती है। और वी ऑल नो कि म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी मार्केट पर रिलाई करते हैं, उनके लिए फिक्स्ड इनकम के एरा को देखना, जिसमें एवरीबडी इज़ बुलिश ऑन द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना, एनआईटी की तरह के इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना इज़ अ चैलेंज। तो कैसा लगा आपको एनआईटी में ज्वाइन करना और इन चैलेंजेस को फेस करना? देखिए, मैंने एनआईटी जो है वो फरवरी 2019 में ज्वाइन किया था और उस वक्त पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो एक ट्रांजिशन फेज़ से गुजर रही थी। आईएमएफ प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था और उसके फ़ौरन बाद इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए थे। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स से काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो इक्विटी मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी आती है। एनआईटी वैसे तो माशाल्लाह से 1962 से पाकिस्तान का पहला म्यूचुअल फ़ंड है, मगर उसकी जो फ्लैगशिप फ़ंड कहलाता है वो एनआईयूटी है और वो एक्चुअली एक इक्विटी फ़ंड है। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पोर्टफोलियो का वो इक्विटीज़ है। तो जब भी इक्विटी मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है तो ज़ाहिर बात है एनआईटी जो है वो उससे इफ़ेक्ट भी होता है, मगर फिर एनआईटी ही जो है वो एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस भी लाता है मार्केट में। तो 2019 वो जो है वो एक चैलेंजिंग साल था। दूसरी म्यूचुअल फंड्स की तरह हमें भी रिडेम्पशंस आई, मगर रिडेम्पशंस के साथ साथ जो है वो हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स थे वो फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। तो हमारे पास फ़िक्स्ड इनकम फ़ंड्स तो थे मगर उसका हमारा इतना फोकस नहीं था। तो हमने भी अपनी टीम्स को फिर उसी तरह रीअलाइन किया। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारा मनी मार्केट फ़ंड जो है वो बहुत छोटा सा होता था, कुछ 300-400 मिलियन के AUMs थे उसके। वो ग्रो करके माशाल्लाह दिसंबर 31 2020 में इट हैड क्रॉस 10 बिलियन रुपीज़। तो हमने भी देखा कि ग्रोथ जो है वो हमारी ज़्यादा फ़िक्स्ड इनकम साइड पे आई है। मगर जैसे जैसे मईशत बेहतर होती गई, पर्टिकुलरली 2020 में जब इंटरेस्ट रेट्स एकदम से नीचे आए तो इक्विटी मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हुई और हमारी परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि हम बहुत डिवर्सिफाइड होते हैं और ओवर 400 कंपनीज़ लिस्टेड कंपनीज़ में हम इन्वेस्टेड हैं, डिविडेंड देते हैं, एनआईयूटी हर साल डिविडेंड देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एक्विटीज़ में भी बहाल हुआ। साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब वो कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था तो यू डिड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। एनआईटी में इदारा जाती रिफॉर्म्स में व्हाट हैव यू डन? तो जैसे मैंने एनआईटी जैसे मैंने अर्ज़ किया, एनआईटी 1962 से पाकिस्तान में वजूद में है और ये पाकिस्तान का पहला म्यूचुअल फ़ंड इदारा है। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एनआईटी जो है वो अभी भी
सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ज़ाहिर बात है ओवर टाइम दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आई हैं, पर्टिकुलरली वो एसेट कंपनीज जो बैंक्स की सब्सिडरीज़ हैं और उन्होंने अच्छा ग्रो किया है। एनआईटी कुछ अरसे पहले एनआईटी में क्योंकि कुछ रिडेम्पशंस वगैरह आई थी कुछ साल पहले और एनआईटी का टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो एनआईटी कंपेयर्ड टू अदर एएमसीज थोड़ा पीछे रह गई थी। तो मेरा फोकस इनिशियली जो है वो टेक्नोलॉजी पे था कि एनआईटी को जो है वो दूसरी एएमसीज पे एटलीस्ट एट पार इफ़ नॉट बेटर लाया जाए। तो पिछले 1-1.5 साल में हमने इसमें बहुत मेहनत की है और मैं अपनी टीम को क्रेडिट करूंगा कि मेजॉरिटी जो काम हुआ है वो इन हाउस हुआ है और अब एनआईटी की अपनी एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, वेब बेस्ड पोर्टल है जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ नए फंड्स लॉन्च किए, जैसे पाकिस्तान का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एनआईटी ने ही लॉन्च किया। तो इससे इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिला कि एनआईटी जो पायनियर समझा जाता है म्यूचुअल फंड्स का, वो फिर से पायनियरिंग एफर्ट्स कर रहा है कैपिटल मार्केट्स में। तो माशाल्लाह हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी ग्रो हुए हैं पिछले कुछ अरसे में और हमारी प्रोडक्ट लाइंस भी ग्रो हो रही हैं। अदनान साहब, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनकी तादाद कितनी है। व्हेन वी लुक एट दी वफा ईयर बुक, हमें नज़र आता है कि ये कोई 1 मिलियन के आसपास तादाद है। एंड पीपल ऑफन टॉक अबाउट कि जो इंस्टीट्यूशंस लाइक एनआईटी हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसकी कारकर्दगी को एक्चुअली अगर कोई गेज करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। सो वी वुड वांट यू कि आप हमारी जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, उसको आप ज़रूर बताएं कि जब आपने ज्वाइन किया था एनआईटी तो उस वक्त AUMs क्या थे, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, यूनिट होल्डर्स कितने थे और अभी क्या पोजीशन है। तो इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टिपिकली हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तौर पे मॉनिटर करते हैं और जब मैंने ज्वाइन किया था कोई अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले, तो एनआईटी के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उस वक्त कोई लगभग 70 अरब के थे, जो अब बढ़ के कोई 100 अरब के करीब हो गए हैं। मगर उसके अलावा एक सर्विस लाइन होती है सेपरेटली मैनेजमेंट अकाउंट्स के नाम से, और ये वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली लार्ज इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि फ़ंड के अंदर आने के बजाय वो चाहते हैं कि उनका अकाउंट्स अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मैनेज करें, और ये डिस्क्रेशनरी भी होता है और नॉन डिस्क्रेशनरी भी होते हैं। तो अगर हम उसको ऐड कर लें तो माशाल्लाह हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो अब 150 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। अदनान साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे थे अदनान साहब से। अदनान साहब, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। जब वो कराची स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता था तो उस वक्त से, इनफैक्ट उससे पहले से काफ़ी बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमाजहत कोशिश की और कोशिशों की ज़रूरत है। आज डीम्यूचुअलाइजेशन का अमल जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि ये एक अनकम्प्लीट एक्सरसाइज है इवन एज ऑफ नाउ। लोगों का कहना है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ नहीं हुआ, बल्कि एनआईटी के एक पुराने एमडी ने तो यहाँ तक कहा कि इट्स अ मोर म्यूचुअलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन अ डीम्यूचुअलाइज्ड मैनर। लोग सवाल करते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन फिनरा या एफएसए के मॉडल पर हम क्यों नहीं अभी तक गए। जो रेगुलेटरी अफेयर्स फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, वो भी अभी कमर्शियल विंग के अंडर में क्यों है। रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई और जो इन्फोर्समेंट विंग है SEC का, उसके एम्प्लॉयज़ को एक तरफ करके और उन पे मुश्तमिल FSA या फिनरा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन यू थिंक कि बनानी चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड एंड एज अ बिग इंडस्ट्री प्लेयर। व्हाट इज़ योर व्यू?
देखिए सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखें तो डीम्यूचुअलाइजेशन एक ऐसा कदम है जो बेशतर ममालिक में उठाया जा चुका है। तो पाकिस्तान में भी ये प्रोसेस शुरू होना एक खुशाइन बात है। और एक ये प्रोसेस होता है, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो सकता। और मेरे ख़्याल में डीम्यूचुअलाइजेशन के जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो देर आए मगर दुरुस्त आए। जो पूरा कैपिटल मार्केट्स का इकोसिस्टम होता है वो उसमें जो फ्रंट लाइन रेगुलेशन ज़ाहिरी बात है एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका एक रोल होता है। और उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। अमेरिका में फिनरा है जो एक इंडिपेंडेंट लेयर है, रेगुलेटरी लेयर है जो मॉनिटर करती है और फिर एसईसी को रिपोर्ट करती है। ये जो है मेरे ख़्याल में इस पे कोई वर्डिक्ट देने के बजाय मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस एरिया को रेगुलेटर्स को स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिल के ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट मॉडल जो है वो क्या हो। अदनान साहब, हैट्स ऑफ टू यू। यू हैपन टू बी एन इंस्टीट्यूशन जिसने ETFs सबसे पहले लॉन्च किया, but there is little interest in it। इसमें वॉल्यूम्स नहीं है और बाज़ार में बड़ी ओपन सी फेयर ओरिएंटेड फीलिंग है कि ETFs आप ले लें एक ऐसी सिचुएशन में कि जब 27 अगस्त को आपका जो बदला है MTS है वो 5 बिलियन के आसपास होता है, वो 40 पर है, बाज़ार 65% बढ़ जाती है। तो पीपल से कि ये पंपिंग की एक्टिविटी है और ये जो जैक्ड अप प्राइसेस हैं इसकी वजह से ETF की प्राइस भी जो है वो बढ़ गई है। और जब ये बूम बस्ट साइकिल चलेगा और दोबारा से पोजीशंस अनवाइंड होंगी बदले वाली, तो लोगों के हाथ में महंगे ETFs रह जाएंगे। सरमायाकारों का जो एतमाद है वो एक बहुत बड़ा सवाल है ETF में पार्टिसिपेशन ना होने के कॉन्टेक्स्ट में। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ETFs का पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना रेगुलेटर्स की भी बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से SECP ने इसमें लीड ली, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आई थिंक उनकी कोऑपरेशन के बगैर ये चीज़ नहीं होती। मेरा ख्याल में रेगुलेटर्स ने तो अपना काम कर लिया है। अब ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर है कि वो इस प्रोडक्ट को आगे लेके चलें। ETFs जो हैं वो अगर आप अगेन पूरी दुनिया को देखें तो सबसे आसान, सबसे सस्ती प्रोडक्ट है नए इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाने के लिए। मगर इसमें ब्रोकर्स को, म्यूचुअल फंड्स को साथ मिलके काम करना होगा और इसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी टाइम की भी ज़रूरत है, मगर कुछ कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर एजुकेशन और मार्केटिंग की ज़रूरत है। अंडरस्टूड। अदनान साहब, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मुस्तकबिल आपको कैसे दिखता है? बिकॉज व्हेन NIT was founded in 1962 and for next couple of many decades हर तरह का इन्वेस्टर, चाहे वो कैपिटल गेन वाला हो, डिविडेंड स्टॉक्स लेके डिविडेंड खाने वाले लोग हो, हर तरह का इन्वेस्टर वाज क्लब्ड इनटू द NIT। पाकिस्तान में जो रिस्क मैनेजमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं फॉर इन्वेस्टर, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, उनको स्पेस नहीं मिलता। सो व्हेन डू यू थिंक कि पाकिस्तान में हेज फंड्स लॉन्च हो सकेंगे या उनको स्पेस मिल सकेगा? मेरे ख्याल में जिस तरह से कोई भी डेवलपिंग इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है तो कैपिटल मार्केट्स की मैच्योरिटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जो है वो मैच्योर होती है। हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो अनफॉर्चुनेटली रिलेटिव टू द साइज़ ऑफ आवर GDP काफ़ी छोटी है। इस वक्त हमारे इंडस्ट्री वाइड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो अभी भी 1 ट्रिलियन से कम हैं और इसकी एक दो की वजूहत हैं। एक तो आई थिंक स्ट्रक्चरली जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो अभी तक रिटेल इन्वेस्टर को इस तरह से एड्रेस नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट इन
ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ ان مارکیٹنگ، انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن کی کانسٹنٹلی ضرورت ہے. مگر میرے خیال میں ریگولیٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو KYC ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں آج کل کے دور میں، مگر ان کو ہم کس طرح سے پریکٹیکل بنا سکیں تاکہ جو ریٹیل انویسٹر ہے جس کے جو چندری گڑھ روڈ پہ نہیں ہوتا، اس کو آسانی سے ہم آن بورڈ کیسے کر سکیں. اور اس پہ کام اس وقت چل رہا ہے. جیسے بروکرز کی ڈیجیٹل آن بورڈنگ ہو گئی ہے، اسی طرح سے ہم میوچل فنڈز کی بھی ہونے والی ہے. مگر میرا خیال میں جس طرح سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے لیے بینکس نے اپنی KYC آن لائن اور آٹومیٹڈ کر دی ہے، تو میرا خیال میں اسٹیٹ بینک اور SCCP کو مل کے سوچنا چاہیے کہ وہی پروسیس جو ہے وہ میوچل فنڈز کے لیے بھی اور بروکرز کے لیے بھی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو میرا خیال میں اس سے ہماری پارٹیسپیشن میوچل فنڈز میں کافی بڑھ سکتی ہے. ایک اور ایریا جہاں پہ میوچل فنڈز اپنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جس طرح سے یہ الیکٹرانک پیمنٹس بڑھ رہی ہیں اور ای والیٹس جو بڑھ رہے ہیں، آئی تھنک اگر ان کو ہم انٹیگریٹ کر دیں اپنے منی مارکیٹ فنڈز کے ساتھ، کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ رات میں اپنے پیسے منی مارکیٹ میں رکھ کے تھوڑا سا زیادہ ریٹرن اس میں کما کے اگلی صبح اپنی نیڈز کے لیے وہ پیسے لے لیں، تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے میوچل فنڈز کے لیے. تو فیوچر آئی تھنک ریمینز ویری برائٹ، مگر a lot of work has to be done. عدنان صاحب، تقریباً سارے بڑے بروکرز AKD، RF، BMA، KSB، almost every they all say کہ انڈیکس جو ہے وہ 2021 میں 55,000 کے لیول کو کراس کر سکتا ہے. بلکہ جو فارمر ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ فار فائنانس رہے ڈاکٹر سلمان شاہی ایون سیٹ کہ بازار شاید 70,000 کے لیول کو بھی دیکھ لے 2021 میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے میوچل فنڈ مینیجر؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا مارکیٹ گوئنگ فارورڈ 2021؟ دیکھیں، میں کوئی انڈیکس کی پرٹیکولر رائے تو دینے سے گریز کروں گا، مگر مارکیٹس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں. ہماری کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے وہ جیسے آج کل کے ریزلٹس دکھا رہے ہیں وہ امپروو ہو رہی ہے کافی سگنیفیکنٹلی. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں. اسٹیٹ بینک نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس میں کوئی اچانک چینج جو ہے وہ متوقع نہیں ہے. کرنسی اسٹیبل ہے. تو یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں. تو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اگر انڈیکس جو ہے وہ آپ کو آگے جا کے بڑھتا ہوا نظر آئے. مگر یہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں دے ہیو ٹو ریمین انٹیکٹ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف کورس از اے پری ریکوزٹ. اور اگر یہ انشاءاللہ چیزیں رہیں اسی طرح تو مارکیٹ لکس برائٹ. عدنان صاحب، آخر میں اگر اپنے یونٹ ہولڈرز اور ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جی، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور لوگوں کو انوائٹ کروں گا کہ وہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، ہمارے پورٹل کو ٹرائی کریں. موبائل ایپ ہمارا ڈاؤن لوڈ کر لیں اینڈرائڈ یا iOS پہ. اور ظاہر بات ہے ہمارا کال سینٹر جو ہے وہ 24 آورز اویلیبل ہے آپ کی کسی بھی کال لینے کے لیے. شکریہ. میں نے دیکھا ہے NIT کے پورٹل کو اور ویب سائٹ کو ٹیکس ریلیٹڈ کیلکولیشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. سو عدنان صاحب، پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.